हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 8th क्लास का लेसन फर्स्ट के तहत कैसे कब और कहाँ में हम आपको तीसरा वीडियो प्रदान कर रही हैं। तो इसके तहत देखिए, आज हम देखेंगे, इससे ऊपर का हमने पढ़ लिया था, विज्ञापनों के बारे में हमने देख लिया था। अब हम यहाँ से लगते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ के क्यों देखते हैं, यानी कि इतिहास के अंदर अगर तारीखें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है तो फिर लोग जो होते हैं वो इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ते हैं। तो इस जुड़ाव की एक वजह होती है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था, यानी कि जो युद्ध हुआ या फिर कोई महत्वपूर्ण घटना हुई तो उसको इतिहास मान लेते थे, बाकी जो टाइम था उसको इतिहास नहीं माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में बताता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया और किस साल उनका विवाह हुआ और किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। तो ये सब चीज़ों का ही रिकॉर्ड रखा जाता था, बाकी किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। कौन से साल में कौन सी लड़ाई हुई थी और वह कब मारा गया, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं की तिथि बताई जा सकती थी। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता था, यानी कि इसी कारण से ये कहा जाता है कि इतिहास के अंदर तिथियाँ होती हैं, क्योंकि अधिकतर जो तारीखों का हिसाब किताब रखा जाता था वो राजाओं से संबंध में रखा जाता था कि कौन सा राजा कब शासक बना था, कब उसकी शादी हुई, कब उसके घर में बच्चे पैदा हुए, तो वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था। इसी कारण से इतिहास को तारीख का रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, जब इतिहास बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों को लिखने लगे हैं तो वे इस बात पर ध्यान देते थे कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे और वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले और किस तरह रियासतें बनी और नए विचार और संस्कृतियाँ समाज में किस प्रकार से बदले। यानी कि राजा महाराजाओं के साथ साथ में इतिहासकार जो थे वो कुछ जनसाधारण के बारे में भी रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था, यानी कि कौन सा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, शहरों में कैसे रहते थे या गाँव में रहते थे, कैसे विचारों को अपनाते थे, कैसी संस्कृति थी, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था। कौन सी तारीखें, तो देखिए, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, यानी कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको मानने का पैमाना। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, यानी कि जो गिनी चुनी तिथियाँ होती हैं वही महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं, यानी कि हम जो विशेष घटनाएं होती हैं सिर्फ उन्हीं को महत्वपूर्ण मान लेते हैं और उन्हीं को हम इतिहास से जोड़ के देखते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लग जाते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, यानी कि सारे का सारा जो अंग्रेज़ों का इतिहास है, अंग्रेज़ इतिहासकारों ने जो रिकॉर्ड लिखा था, यानी कि जो इतिहास के बारे में लिखा, उसमें उनके जितने भी गवर्नर जनरल भारत में आए उनका सबका महत्वपूर्ण शासनकाल महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें ना, तो उस टाइम में हर एक राजा महत्वपूर्ण नहीं था और उनका हर एक का शासनकाल भी महत्वपूर्ण नहीं होता था। तो ये इतिहास के प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे। यानी कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है। कौन सा प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारिंग हेस्टिंग्स थे और आखिरी जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते हैं। अब यहीं पे आपका दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन गया, क्या कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो 2 प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इन दोनों को आप अपनी नोटबुक में उतार लेना ताकि ये आपके परीक्षा में काम आ सकें। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेल्लेस्ली, वेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्पन,
कर्जन, हार्डिंग, डार्विन के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी कि वैसे तो हमने पहले और लास्ट की बात कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम इन सब के बारे में भी जानकारी लेते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी ख़त्म न होने वाला सिलसिला भी छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व उन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसे था मानो लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिनको जानना महत्वपूर्ण हो। यानी कि सिर्फ इनके नीतियों को जानना, इनके बारे में जान लेना ही काफ़ी है, ये लगने लगता है। बाकी जो जनसाधारण था उसके बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करता। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों के विषय में बना था। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये आपके वारिंग हेस्टिंग्स हैं। तारीख भी आ गई यहाँ पे कि 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो इसके बारे में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला कि कौन था, वारिंग हेस्टिंग्स था। दूसरा कब बना, 1773 में बना था। अंतिम कौन था, वो भी। तो इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनी और उनकी गौरव गाथाओं तथा तस्वीरों के उनके भव्य व्यक्तित्व को भरा जाता है। यानी कि उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद है, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? तो देखिए, गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे पर हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों को किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय की कुछ सामंजस्य बना रहे, यानी कि एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद भी रखा जा सके। तो इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस समय की कहानी को पेश करने में मददगार साबित होती है। बाकी जो घटनाएं मददगार साबित नहीं होती उनको हम महत्व नहीं देते। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चला उसे भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने रखती। यानी कि सिर्फ अंग्रेज़ों के टाइम में जो इतिहास लिखा अंग्रेज़ी इतिहासकारों ने, उन्होंने सिर्फ उनके गवर्नर जनरल के साथ जो गतिविधियाँ हो रही थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया। बाकी तो भारतीय राजाओं के, भारत की जनता के मायने की जो गतिविधियाँ थी उनका कोई मायना नहीं था, उनके लिए वहाँ कोई जगह भी नहीं थी। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना होगा, यानी कि एक अलग नज़रिए से देखना होगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि अब हम इतिहास को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे और वो नज़रिया होगा भारतीय इतिहासकारों के अनुसार। और जो अंग्रेज़ इतिहासकारों के अनुसार जो इतिहास था और जो महत्वपूर्ण बातें थी और जो महत्वपूर्ण तिथियां थी वो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? तो अवधियां यानी कि निर्धारण करना, तिथियों वगैरह का, समय का निर्धारण करना, उसका कैसे तय करेंगे? तो देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न बनता है आपका, पेटी में भी मिलेगा आपको, कि जेम्स मिल कहाँ का था, कौन से देश का था? तो वो था आपके स्कॉटलैंड का। उसके बाद जेम्स मिल के बारे में आप क्या जानते हो? तो वो एक अर्थशास्त्री भी था और राजनीतिज्ञ भी था और दार्शनिक भी था, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनता है आपका कि जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उनकी पुस्तक थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में इंडिया।
ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक उसने किताब लिखी थी। कब लिखी थी ये भी पूछा जा सकता है, तो वो 1817 में लिखी थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाती हैं। इनको आप अच्छे से नोटबुक में उतार लेना और इनको आप लर्न भी कर लेना, क्योंकि अगर आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो जो हम आपको पढ़ाते हैं ना एनसीईआरटी वाली बुक में से, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, ना कि जो आपके एमबीडी में जो चीज़ें दे रखी हैं वो वाली। क्योंकि एमबीडी में हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवा नहीं सकते और इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसीलिए आपको फ़ायदा होगा कि आप अधिक से अधिक एनसीईआरटी का अध्ययन करें और उसके तहत जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं उन सब का अध्ययन कर लें और उनको ढंग से कवर कर लें। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालों में बांटा था। तो ये आपका एमबीडी का फर्स्ट क्वेश्चन भी था कि कितने कालखंडों में बांटा था और क्या समस्याएं थी। तो वो आपने देख लिया, 3 कालों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इन कालखंडों के निर्धारण का ज़्यादातर लोग मान भी लिया है। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इन कोई समस्या दिखाई देती है? तो ये आपकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे आगे कि जो 3 हिस्सों में कालखंड बांटा था जेम्स मिल ने, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो कोई भी काल जो हमने बताया था आपको कि कोई भी काल अकेला हिंदू काल या मुस्लिम काल नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे और भी बहुत से धर्म होते हैं। तो उन धर्मों को हम ऐसे ही कम महत्व नहीं दे सकते। उसके बाद एक आध समस्या हमने और बताई थी आपको कि सभी धर्मों का महत्व था, कोई एक धर्म नहीं था। उसके बाद आता है आपका ये इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही होंगे और इनको आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे मन से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस पर जो लाइक का निशान दे रखा है उस पर क्लिक करके आप लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर देना, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपको जिस चीज़ का ज्ञान हो रहा है उन चीज़ों का ज्ञान उनको भी हो जाए और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।